नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट बुक। आज इस बुक में जो है हम लेकर आए हैं इतिहास के क्लास 8 का प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। बिल्कुल सही। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है, तो ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन को भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालों में बांटने की समझ जो है पश्चिम से आई है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। आधुनिक समाज में तो स्वतंत्रता, समानता, समानता व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 हो जाएगा। आधुनिक समाज में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी विचारों को आधुनिकता और विकास का गुण माना जाता है। मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी और सामंतवादी व्यवस्था का संचालन होता था, तो आंसर हमारा डी होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेले को। क्या है, जेम्स रेनेले को। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेले को हिंदुस्तान का नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेले को वर्चस्व स्थापित के करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था, तो आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेले। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण जो है क्या था, और इसका सही कारण क्या था, तो कम वेतन और खराब भोजन भी। तो ए और बी जो है वो दोनों हो जाएगा। क्या है, दोनों हो जाएगा। 1946 में हुए दिल्ली में पुलिस हड़ताल में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अपने कम वेतन और पुलिस लाइन के बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वैसे वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया और हड़ताल में उनका समर्थन किया। भारतीय नौसेना का विद्रोह जो है वो कब हुआ, तो 1946 में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला है, अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों का जिक्र मिलता है। कौन कौन सी बातों का जो है वो जिक्र मिलता है, आइए देखते हैं। तो गवर्नर जनरल के शासनकाल का, बिल्कुल सही। अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों तथा नीतियों का, भारतीयों के गतिविधियों का, तो ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1 और 2 हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। यह इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों को महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। असत्य कथन का चयन करना है। क्या है, कथन सत्य है, असत्य कथन का चयन करना है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी है, सही है। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया, ये भी सही है। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना, ये भी सही है। तो यहाँ जो असत्य है ये कोई नहीं, तीनों जो हमारा ये कथन जो है वो सत्य है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी, और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने जो है मान भी लिया। नेक्स्ट है, 1946 में गृह विभाग की दी गई रिपोर्ट के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है। कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। तो बम्बई में सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की व्यवस्था की गई थी, ये सही है। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार थे और कुछ और लोगों के भी गिरफ्तार होने की आशंका थी, ये भी सही है। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी और भारी हिंसा हुई थी, ये जो है वो गलत है। विशाखापत्तनम में कुछ लोगों के काम करने से इनकार करने की उम्मीद थी, लेकिन आगे किसी और परेशानी की आशंका नहीं थी, तो ये हमारा सही।
आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1946 में भारत में अपनी बेसिक सरकार रॉयल इंडियन नेवी के जहाज़ों पर भड़के एक विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही थी। यह उन रिपोर्टों का एक नमूना दिया गया है जो गृह विभाग को अलग अलग डॉक यार्ड में मिली थी। बम्बई सेना द्वारा जहाज़ों और प्रतिष्ठानों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए इंतजाम कर लिए गए। रॉयल नेवी के जहाज़ बंदरगाह के बाहर ही रुके हुए हैं। कराची में 301 विद्रोही गिरफ्तार कर लिए गया और कुछ और लोग जिन पर गहरा शक है उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना है। सभी प्रतिष्ठान सेना की निगरानी में है। विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कोई हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सेना के पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। आगे किसी और परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि कुछ लोग काम करने से जो है मना कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ हमारा कौन सा हो जाएगा ये सब स्टेटमेंट को देखकर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बीसी क्या है? क्वेश्चन बीसी क्या है? तो ये जो है सुंदर लेखन कला है। सुंदर लेखन कला है। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभी लेखागारों में देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों के सावधानी पूर्वक जो है नकलें बनाई जाती है। उन्हें खुसना बीसी के माहिर लिखते थे। क्वेश्चन बीसी या सुलेखन 20 ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों में कौन कौन से सही है ये हमें बताए। तो 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया था। यह सही है। हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइन्स की रसोइयों से आने वाले खाने का विरोध किया था। ये भी सही। यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक ही पुलिस थाने तक सीमित रहा और दूसरे थाने तक नहीं फैला। ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा केवल 1 और 2 जो है वो सही। आंसर क्या है? 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने के क्या प्रभाव हुए हैं? सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूला जाने लगा। सही है। ब्रिटेन से सोने तथा चांदी के आयात के बदले बड़ी मात्रा में बंगाल से वस्तुओं का निर्यात यूरोप में किया गया। गलत है। कारीगरों द्वारा किया गया उत्पादन गिर गया एवं खेती चौपट होने लगी। ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई जो है नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों को बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्द ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका जो है वो पा रहे थे। आंसर हमारा बी होगा। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन हडसन। क्या है? कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन द्वारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे और की गिरफ्तारी कर उनकी मृत्यु दंड दिया। सर जॉन निकोलसन ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाद में इसकी मृत्यु हो गई। जनरल नील जून 1857 में बनारस और इलाहाबाद पर पुनः कब्जा किया। इसका निधन लखनऊ में हो गया तथा जब यह विद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहा था तब यह निधन हो गया। सर कॉलिन कैंपबेल 6 दिसंबर 1857 को कानपुर में विद्रोहियों के खिलाफ जो है वो लड़ा था। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो हमें बताइए। तो वाणिज्य कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। यह सही है। वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। यह भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा फरमान का जो है दुरुपयोग है। मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त करने के पश्चात कंपनी के अधिकारी केवल कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि भी स्वयं के व्यापार के लिए भी फरमान का इस्तेमाल करते थे, जबकि नवाब का मानना था कि फरमान केवल कंपनी के लिए है। अतः फरमान का मुद्दा बंगाल के नवाब तथा कंपनी के अधिकारियों के बीच टकराव का मुख्य कारण बना। बाद में यह प्लासी के युद्ध में जो है तब्दील हो गया। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। 1756 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है बंगाल का जो है वो नवाब बना। तो ये गलत है।
अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था, सही है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, सही है। आंसर हमारा जो है 2 और 3 सही है। 1756 में अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला का नवाब बना। अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद, ना कि मुर्शिद कुली खान के मृत्यु के बाद। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु जो है 1727 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1727 ईस्वी में हो गई थी। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। कंपनी सिराजुद्दौला की जगह एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो कंपनी को व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख क्या कारण थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा सेनापति मीर जाफर की जो है वो धोखेबाजी है। 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई एक धोखे की लड़ाई थी जिसमें सिराजुद्दौला को उनके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया और सिराजुद्दौला जो है युद्ध में हार गया। अगला है, प्लासी के युद्ध के पश्चात उन्नत परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था, बिल्कुल सही। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, ये गलत है। क्या है? गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है वो गलत है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को जो है वो बंगाल का नवाब बना दिया गया, ना कि मीर कासिम को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। अगला है, वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो था मीर जाफर। क्या है? मीर जाफर। 1764 ईस्वी में मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया गया। उस समय मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। 1765 में अपनी मृत्यु तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा। उसके पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन जो है वो लागू कर दिया। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिमों के बीच हुई, तो ये गलत है। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया, ये भी गलत है। आंसर जो सत्य न तो 1 है और ना ही जो है 2 है। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ। यह प्रथम युद्ध था जिसने अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता को साबित किया। 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान घोषित कर दिया। कंपनी केवल दीवानी अधिकार ही संभालती थी परंतु फौजदारी अधिकार जो है नवाब की जिम्मेदारी थी। तो आंसर हमारा डी होगा। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था, ये सही है। सहायक संधि अपनाने वाले रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी, ये भी सही है। सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 जो है सही है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। सहायक संधि के अंतर्गत रियासत में अंग्रेजों के द्वारा एक रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती थी। सहायक संधि अपनाने वाले राज्य को अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। रेजिडेंट के अंतर्गत एक सेना रखी जाती थी जिसका खर्च रियासत को उठाना होता था। खर्च अदा करने से चूक जाने पर कई बार कंपनी द्वारा उसके इलाकों को हड़प लिया जाता था। तो आंसर हमारा डी होगा। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ला मैसूर युद्ध में हुई थी? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली तथा टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़ा। हैदर अली का शासनकाल 1761 से 1782 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हुई 1782 ईस्वी में। उसके पश्चात टिप्पू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध में हैदर अली नहीं मारा गया, कैंसर के कारण जो है उसकी मृत्यु हुई थी। टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम जो है वो उठाए? तो आइए देखते हैं सत्य कथन को शेयर करना है। तो 1786 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाली बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, बिल्कुल सही। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए, सही। फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को आधुनिकीकरण किया, ये भी सही। तो आंसर हमारा 22 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला है 1799 में टिप्पू की हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टिप्पू मारा गया, बिल्कुल सही है। चौथे युद्ध में
बोडियार राजवंश के हाथों में मैसूर की सत्ता सौंप दी गई, सही है। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 जो है वो सही है। मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जो है वो जंग हुई और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी की सफलता मिली, टीपू की सुल्तान की जो है हार हुई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान 4 मई 1799 4 मई 1799 को जो है मारा गया और मैसूर का राजकाज पुराने बड़ियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दी गई। अगला है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्र विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। औद्योगिक क्रांति के पश्चात बाजार की मांग के कारण इस नीति को अपनाया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति प्रारंभ जो है वो की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए यह भारतीय राज्यों से ऊपर है। नेक्स्ट है, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है हमारा चयन करना है कि कौन सा सत्य है। तो रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है, तो बिल्कुल सही। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, गलत है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, यह सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 3, केवल 1 और 3 बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सर्वोच्चता की नीति अपनाने के पश्चात अंग्रेजों ने कित्तूर, जो कर्नाटक में स्थित है, के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया। कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में सिंध का अधिग्रहण किया गया। मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर के अधीन पूरी नागरिक और सैन्य शक्ति के साथ एक सेना सिंध भेजी गई और उसे अधिग्रहित किया गया। हड़प नीति के संबंध में जो है मिलान करना, एक तरफ रियासतें है, एक तरफ वर्ष है। अगर हम सतारा की बात करते हैं तो 1848 ईस्वी में, संबलपुर 1850 ईस्वी में, उदयपुर की अगर हम बात करें तो ये है 1852 में, और नागपुर 1800 जो है वो 53 में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें को जो है वो अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आज़ाद कराने का तर्क देकर अवध का अधिग्रहण किया, बिल्कुल सही। अवध पर क्या है? अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई थी, तो ये भी सही है। जनता अवध के नवाब से परेशान थी, अतः उन्होंने अधिग्रहण का विरोध बड़े स्तर पर नहीं किया, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 28 के सी, केवल 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या है? विशेषताएं थी। तो आइए देखते हैं। हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत, बिल्कुल सही। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे, जिसमें यूरोपीय पद्धति पर दीवानी कार्य किए जाते थे, गलत है। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ये सही है। आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 और 3 जो है वो सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा एडमंड बर्ग। क्या है? एडमंड बर्ग। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्ग ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने के आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। ऐसा निश्चित ही संसद द्वारा कंपनी पर और पकड़ बनाने के लिए जो है वो किया गया होगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। आंसर हमारा जो है दूसरा सिर्फ सहेगा, 31 का जो है वो बी होगा। क्या है? बी होगा। अगला प्रश्न है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों द्वारा भारत से आयात की जाने वाले वस्तुएं जो थी कौन कौन थे? तो एक तो सूती कपड़े हैं, काली मिर्च है और रेशम है। आंसर हमारा जो हो जाएगा
वो बी हो जाएगा, 1, 3 और जो है वो 4 हो जाएगा। फैक्टर किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों को। क्या है? व्यापारियों को। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे और इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर जो है वो बैठते थे। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो उसे कंपनी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार कम करने के लिए भेजा गया था, गलत है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, ये जो है वो सही है। उसने सर्वोच्चता की नीति के तहत नवाब को हराकर बंगाल के राजस्व पर कब्जा कर लिया, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 34 के ए, केवल जो है 2। रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत जो है वो कितना हो गया है? 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अगला है मिलान करें। एक तरफ स्थान है, एक तरफ निर्यात की जाने वाले वस्तु है। अगर बंगाल की बात करें तो वो है पटसन, असम से बात करें तो वो है चाय, पंजाब से बात करें तो वो है कपास और मद्रास से जो है वो चावल। तो 35 के हमारा जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाने का क्या कारण थे? तो खेती में सुधार लाने हैं तो बिल्कुल सही, अपनी आय के बारे में आश्वस्त होने के लिए ये भी सही, प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए ये भी सही। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1792 ईस्वी में। क्या है? 1792 ईस्वी में। नील की खेती कहाँ की जाती थी? नील की खेती कहाँ की जाती थी? तो भारत में की जाती थी, कैरिबियाई द्वीप में, ब्राज़ील में, स्पेन में, उत्तरी अमेरिका, सभी जगह। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जिस समय बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का जो है ये चयन कीजिए। तो अस्थायी बंदोबस्त का लाभ प्रारंभ में कंपनी को मिला, मगर बाद में उन्हें जमींदारों के अपेक्षा कम लाभ प्राप्त हुआ, सही है। अस्थायी बंदोबस्त को रकम ज़्यादा होने के कारण कई जमींदारों की जमींदारी राजस्व चुकाने में विफल होने के कारण छीन ली गई, ये भी सही है। किसानों के लिए व्यवस्था दमनकारी सिद्ध हुई क्योंकि लगान की रकम बहुत ज़्यादा थी और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है कोई भी नहीं है, जो कथन जो है वो असत्य है। क्या है? कोई भी असत्य नहीं है। अगला है महालबाड़ी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स था। महालबाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने जो है 1822 ईस्वी में लागू किया था। किसके द्वारा? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। हॉल्ट जो है मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया। यह व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंटी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, पहली बार लागू किया गया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स था। महालबाड़ी व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। अलेक्जेंडर रीड ने इसे पहली बार लागू किया था, ये गलत है, हॉल्ट मैकेंजी ने। दूसरा, यह व्यवस्था जो है महाल, जो गांव का समूह होता था, उससे की जाती थी, ये बिल्कुल जो है वो सही है। भू राजस्व की रकम निश्चित रूप से तय कर दी जाती थी, जिसको चुकता करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से महाल की होती थी, ये भी गलत। आंसर हमारा जो है केवल 2 जो है सही है। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में लागू की। मैकेंजी को विश्वास था कि भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। यह व्यवस्था महाल, जो गांव का समूह होता था, से जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है वो चयन करें। तो सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, सही है। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था या जमींदारों से ना करके सीधे रैयतों से किया गया था, यह सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता था। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा टिप्पू सुल्तान से जीते हुए इलाकों में आजमाकर देखा गया था। बाद में थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे जो है पूरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई थी। अगला है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी 1859 ईस्वी में, मार्च 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि खोंड जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी से हो जाएगा, उड़ीसा से। क्या है? उड़ीसा से संबंधित है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं को शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का जो है एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार कर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे अपने आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल जो है वो करते थे। बेवड़ एक प्रकार की घुमंतू खेती किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। मिलान करना, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। आइए करते हैं। सहारिया जो है पश्चिम भारत में। रियांग की बात करें तो रियांग जो है उत्तर पूर्वी भारत में। बैंगा जो है वो क्या है? वो मध्य भारत में। औराव जो है वो क्या है? पूर्वी भारत में। आंसर हमारा 47 के डी हो जाएगा। अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे क्योंकि सत कथन का जो है वो चयन करना है। तो झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था, बिल्कुल सही। दूसरा जो है अस्थायी रूप से बसने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान होता था, तो ये भी जो है सही थे। झूम खेती के कारण पर्यावरण को नुकसान होता था, ये गलत। आंसर हमारा सी, केवल 1 और 2 जो है वो सत्य है। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के विरुद्ध जो है आमदनी को नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिया। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान जो है देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया था। पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को जो है वो लगान देते थे। अगला है, मुंडा विद्रोह का क्या कारण थे? दीकू और महाजनों के अत्याचार, बिल्कुल सही। उनकी पारंपरिक व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था को जो है व्यवस्था का अंग्रेजों द्वारा विरोध किया जाना गलत है। ईसाई मिशनरियों को बढ़ाता धार्मिक हस्तक्षेप, ये भी सही है। आंसर हमारा 1 और 3 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों के आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगा। क्या है? बैंगा। आंध्र प्रदेश के लाबड़िया तथा पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बैगा जनजाति समूह मध्य भारत में रहते थे और ये शिकारी और संग्राहक थे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 50 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं 51वां नंबर कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े। सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो घुमंतु काश्तकारों को एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा। हमारा जो है दूसरा कथन सही है। केवल 2 जो है वो सही है। क्या है? सही है। आदिवासी विद्रोह तथा उनके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करना है। संथाल विद्रोह जो है वो कब है? तो हो जाएगा 1855 में। कोल विद्रोह की बात करें तो 1831 में। बर्ली विद्रोह की बात करें तो 1940 में। बस्तर विद्रोह 1910 में। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पसदर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान से युवाओं को दूर रहने की सलाह दिए थे। सही है। वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1800 जो है वो 70 ईस्वी में हुआ था। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी का क्या कारण थे? सत्य कथन का जो है वो चयन करना है।
वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। बिल्कुल सही। वे युद्ध के लिए समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु 1855 के कानून द्वारा सेना में इसे बाध्यकारी बना दिया था। ये गलत है। किसानों से भारी भरकम कर वसूली, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 54 के 1 और 3 जो है वो सही, केवल 1 और 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मांझा प्रवास। मांझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे ने जो है वो लिखा है। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ जो है कोहराम मच जाएगा। अगला है 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ में मंगल पांडे के फांसी के विरोध में जो है वो प्रारंभ हुआ, तो ये गलत है। चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना, ये सही है। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को स्वागत किया, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 56 के 2, केवल 2 हो जाएगा। 8 अप्रैल 1857 के युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की जो है वो बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को जो है सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को जो है आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें जो है वो मार गिराया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यह भविष्यवाणी किसने की कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही जो है खत्म हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदुल्ला शाह ने। क्या है? अहमदुल्ला शाह ने। पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? पाइक विद्रोह जो है वो किस राज्य में हुआ था? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है उड़ीसा में हुआ था। क्या है? उड़ीसा में। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की अपनी बेसिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत में ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जो है जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र थे। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को स्वतः अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़वालों को प्रशासनिक उत्तरदायित्व के पूर्व में दबाव में आकर मराठों को सौंप देना पड़ा था। इसी कारण इसमें जो है ये यहाँ पे पाइक विद्रोह हुआ था। चलिए अगला है किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। सही है। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई थी? तो 8 जो है कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करना। एक तरफ बागी है, एक तरफ जो है वो क्षेत्र है। आइए देखते हैं। तो नाना साहब का जो है वो क्या है? तो वो कानपुर है। बिरजीस कद्र को लखनऊ है। रानी अवंतीबाई लोधी का जो है वो राजगढ़ है। रानी लक्ष्मीबाई के झांसी है। आंसर हमारा जो है 62 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हमारा सही हो जाएगा। विद्रोहियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो बहादुर शाह जफर को उनकी पत्नी के साथ निर्वासित कर रंगून में के एक जेल में भेज दिया गया, जहां 1861 में उनकी जो है मृत्यु हो गई। गलत है। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। सही है। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार ईद करते थे। ये भी सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 जो है वो सही है। क्या है? 3 और 2 सही है।
1857 के जो है विद्रोह हुआ था 1800 में दिल्ली में द्वारा, सितंबर जो है 1857 में दिल्ली में द्वारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की ने अंतिम सांस ली, ना कि 1861 में। तो क्या है, 1862 होना चाहिए। अगला है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव जो है वो किए। कौन कौन किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। सही है। डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों को सत्ता सौंपने की छूट दी गई। ये भी सही है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज को सम्मान करने का फैसला किया। ये भी सही है। तो 64 के हमारा जो हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। प्राच्यवादियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो जेम्स मिल एक प्रमुख प्राच्यवादी व्यक्ति थे। गलत है। वे भारतीय ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन देने के पक्षधर थे। तो ये सही है। आंसर हो जाएगा 65 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। केवल 2 हमारा जो है वो सही है। क्या है? केवल 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उपरोक्त कथन किसका है? और ये जो है वो लॉर्ड मैकाले का है। क्या है? लॉर्ड मैकाले का है। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? और इसका सही आंसर हो जाएगा सेरा रामपुर में। क्या है? सेरा रामपुर में। विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन से कथन जो है वो सत्य है, ये हमें बताना है। तो बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ थी। ये सही है। इन स्थानीय विद्यालयों में बहुत कम फीस निर्धारित की गई थी। ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 69 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1901 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने में बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। आंसर हो जाएगा 1901। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो वो किए विलियम जोन्स ने। क्या है? विलियम जोन्स ने किया 1783 ईस्वी में। क्या है? 1783 ईस्वी में। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो यह हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। मैकाले के मिनट्स के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी में। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन क्या है वो हमें बताना है। तब वुड के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। सही है। वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। ये भी सही है। इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन करना है कि कौन सा सही है। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। सही है। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। ये भी सही है। उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है वो तीनों सही है। नेक्स्ट है टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। टैगोर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। सही है। उनके अनुसार सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये भी सही है। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। ये भी सही। आंसर हो जाएगा 1 और 2, 3 तीनों जो है वो सही है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया
जा सकता है। सती शब्द का क्या अर्थ होता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सदाचारी महिला। क्या है? सदाचारी महिला। जब भारत के कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा का प्रचलन था, तब विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। विधवा विवाह के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों को हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। बिल्कुल सही। 1856 में कानून द्वारा विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में तमिल भाषी इलाकों में वीर सैलिंगम प्रतुलु ने विधवा विवाह का समर्थन में संगठन बनाया था। गलत। आंसर हो जाएगा 77 के बी, केवल एक सही है। प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। जो विधवाओं को विवाह का जो है विरोध करते थे, उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पुतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन जो है वो बनाया था। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो लगभग उसी समय बम्बई के युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का जो है वो समर्थन किया। यहाँ पर दूसरा गलत है और तीसरा भी ये गलत है, क्योंकि तमिल नहीं होगा। तमिल के जगह पर तेलुगु भाषी इलाका था और विधवा विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया, नहीं, वो मान लिया गया। तो आंसर हमारा केवल बी सही है। कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले? और इसका सही आंसर हो जाएगा रुकैया सखावत हुसैन ने। रुकैया सखावत हुसैन ने। ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी है? और ये लिखी है रमाबाई ने। क्या है? रमाबाई ने। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो यह 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। ये गलत है। आंसर हमारा एक हो जाएगा। और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में यह उम्र बढ़ाकर जो है वो 21 और 18 जो है साल कर दी गई। अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। क्या है? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। उन्होंने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सही है। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ये सही है। राजा राम मोहन राय ने विधवा महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की जो है मांग की। तो ये हमारा जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो है सी, 1 और 2 जो है वो सही है। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार की पहल जो है प्रारंभ की? तो वह है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है वो पारित किया गया। कब? तो 1856 ईस्वी में जो है किया गया। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करना है। एक तरफ सुधारक, एक तरफ क्षेत्र। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो कोलकाता, ज्योतिराव फुले की बात करें तो महाराष्ट्र, आर्य समाज की बात करें तो वो पंजाब, भोपाल की बेगम की बात करें तो वो है अलीगढ़। आंसर हमारा जो हो जाएगा 85 का डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का जो है वो हमारा क्या करना है? चयन करना है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सत्य कथन है। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की। सही है। पंडित रमाबाई ने हिंदू धर्म में उपस्थित लगभग सभी जातियों को हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। ये गलत है। आंसर हमारा जो है 86 का केवल एक सही है। क्या है? एक सही है। संस्कृत के महान विद्वान पंडित रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां की महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वह अपनी रोजी रोटी चला सके। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में जो है वो पारित किया गया। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया?
और इसका सही आंसर हो जाएगा 1840 ईस्वी में जो है किया गया। परमहंस मंडली का गठन 1840 ईस्वी में मुंबई में जातीय उन्मूलन के लिए काम करने के लिए हुआ। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के जो है वो लोग थे। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तब पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम हुआ, ये सही है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने पश्चिमी भारत से की, घासीदास ने, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा 89 के केवल 2 जो है वो सही है। क्या है? सही है। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु देवम मनुष्यानु, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है? और ये कथन जो है वो है श्री नारायण गुरु के। क्या है? श्री नारायण गुरु का है। गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष की थी? तो ये 1873 ईस्वी में किया गया था। 1873 ईस्वी में जो है वो किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई। मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए जो है प्रयास किया गया। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। कौन कौन मांगे थी? तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग किया जाए, बिल्कुल सही। आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, अभिव्यक्ति बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, सही है। भारतीयों को स्वशासन दिया जाए, ये गलत। आंसर हमारा जो है 1 और 2, 93 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1906 ईस्वी में जो है वो किया गया। कब किया गया? 1906 ईस्वी में किया गया। नाटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है हमें चयन करना है। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, सही है। इसकी स्थापना नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? दोनों सही है। अपमान व याचना दिवस किन दिन मनाया गया? अपमान व याचना दिवस, और इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए? और इसका सही आंसर हो जाएगा असम के चाय बागान के जो है वो मजदूर। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू की। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? और ये पारित किया गया 1878 ईस्वी में। बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो 1883 ईस्वी में सरकार ने इलवर्ट बिल लागू करने का जो है वो प्रयास किया था, ये सही है। इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था, तो ये गलत है। तो आंसर हमारा जो है 99 का 1, केवल 1 जो है वो सही है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया, सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे, सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी सही। 1, 2 और 3 जो है तीनों है क्या है? सही है। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम जो है गर्मपंथियों ने किया था। क्या है? गर्मपंथियों ने किया था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। क्या है? प्रशासनिक सुविधा के लिए। कब अलग हुआ था? तो 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन जो है वो कर दिया था। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैला है? तो वो है समाजवाद का विचार, समाजवाद का विचार। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे, सत्य कथन का चयन कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त, 1917 की रूसी क्रांति, गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के विचार। आंसर हमारा जो हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है वो सही है। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था, ये सही है। रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 105 के हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 ईस्वी में। क्या है? 1919 ईस्वी में।
असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ और दोनों को एक साथ जो है वो जोड़ दिया गया, ये सही है। कब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? तो 1920 के अंत में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन का मुख्य मांग स्वराज थी, बिल्कुल सही। इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटी गई और विदेशी कपड़ों को होली जलाई गई, सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों जो है वो सही है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका सही अंत था अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को जो है हटाना। 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो हमें चयन करना है कि सत्य कथन क्या है। तो 108 का जो हो जाएगा वो आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सही है। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है स्थापना की। तो ये गलत है, 24 में नहीं 1928 में। 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, सही है। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा 109 के सी, 2 और 3। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, सही है। 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, सही है। आंसर हो जाएगा 110 के सी, 1 और 2 दोनों सही है। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो है 1940 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो वे समाजवादी विचारधारा वाले नेता थे, सही है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। क्या है? सही है। सुभाष चंद्र बोस समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी नेता थे। अहिंसा की गांधीवादी आदर्श में उनका विश्वास नहीं था। 1941 में वो भारत छोड़कर जर्मनी के रास्ते सिंगापुर चले गए और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। आज़ाद हिंद फौज इम्फाल और कोहिमा की ओर से 1944 में भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु सफल जो है वो नहीं हुआ। भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को जो है किया गया था। इसी दिन कोलकाता में दंगे भड़क उठे थे जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यह हिंसा जो है वो फैल गई थी। निम्नलिखित संगठनों एवं उनके उद्देश्यों के संबंध में विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सही है। तब ब्रह्म समाज मूर्ति पूजन एवं बलि प्रथा का विरोध, सही है। ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरोध अभियान, सही है। वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठानों का आलोचना तथा विधवा विवाह का समर्थन, सही है। अलीगढ़ आंदोलन केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, गलत। आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 सही है। अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक एवं पश्चिमी शिक्षा के प्रसार से संबंधित था, केवल धार्मिक शिक्षा से नहीं था। तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? 114 का जो है सी हो जाएगा। और 115 नंबर आखिरी प्रश्न देखते हैं कि सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा जो है वो सही है। तो सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर से हुई थी, सही है। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 ईस्वी में हुई। लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 ईस्वी में हुई, सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासों से मुक्त करना था, सही है। सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था, आधुनिक शिक्षा के विरोध करता था, तो ये गलत है। तो आंसर हमारा जो है 115 का ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। यह था एनसीईआरटी क्लास 8 का इतिहास के चैप्टर से जुड़े प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।